बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसका एसएलओ नंबर 1 जो कि एसएलओ नंबर 24 है, हमने वो डिस्कस किया था। चैप्टर का एसएलओ नंबर 1 था। और आज हमने जो एसएलओ डिस्कस करना है वो एसएलओ नंबर 2 डिस्कस करना है एंड एसएलओ नंबर 3 ऑफ द चैप्टर 3 हमने डिस्कस करना है, चैप्टर 3 क्लास 10। और बेसिकली हमारा ये जो एसएलओ है 25 और 26 है। चैप्टर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और आज हमने जो डिस्कस करना है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करना है और उसके साथ हमने एक और डिसऑर्डर भी डिस्कस कर लेना है। हम सबसे पहले चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने यहाँ पे बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि वो कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम एयर को इनटेक कर रहे होते हैं, कैसे हम उसको आउट कर रहे होते हैं। तो ये हमने मैकेनिज्म बताना है कि हमारे लंग्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अब सवाल है हमारा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के अंदर दो मैकेनिज्म आते हैं। एक को हम कहते हैं इंस्पिरेशन, जिसमें एयर हमारे लंग्स में जाती है। दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें एयर जो है वो आउटसाइड ऑफ द लंग्स जाती है, उसको हम एक्सपीरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपीरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए ना दो बातें हैं। एक तो आप इसको सीधा सीधा पहले आप इंस्पिरेशन को डिस्कस करें और इनहेलेशन को डिस्कस करें और देन आपने एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन को डिस्कस करना होता है। एक मेथड ही है। दूसरा मेथड ये है, आप इसको डिफरेंसेस की फॉर्म में भी लिख सकते होते हो। तो हम चलते हैं जी इंस्पिरेशन के हवाले से क्या बातें हमने करनी है। तो हम बता रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, यानी कि 2 फेजेस हैं। 2 फेजेस में से कौन कौन सी फेजेस हैं? हमने कहा एक इंस्पिरेशन है, दूसरी एक्सपीरेशन है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एयर गोज इनटू द लंग्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एयर जो है हमारे लंग्स में जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर की, याद रखिएगा एयर की बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, एयर। तो एयर के अंदर मल्टीपल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है एंड सो ऑन मैनी अदर गैसेस। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक स्केलेटल मसल होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये क्या है जी, ये एक सेप्टम होता है। एक सेप्टम है, एक पर्दा है जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है। ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है और इसके लिए हम क्या कहें, द मसल्स ऑफ द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्पिरेशन के अंदर डायाफ्राम के जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात की तरफ आते हैं, द डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। अब जो डायाफ्राम की शेप होती है ना, ये डोम शेप्ड होती है। तो जब ये इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये डाउनवर्ड जाता है और लेस डोम शेप हो जाता है, यानी कि पहले इस तरह से होता है, ऑलमोस्ट ये डोम शेप है। तो जब ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना इसके मसल्स, तो ये क्या करता है, ये स्लाइटली डाउनवर्ड चला जाता है। अब पहले इसने लंग्स को नीचे से प्रेस किया हुआ था, अब जब ये नीचे आ गया है तो लंग के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये हमने इसके अंदर दो बातें डिस्कस कर ली हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम में हमने दो बातें डिस्कस की हैं। डायाफ्राम में उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरा हमने कहा वो डाउनवर्ड हो गया है। डाउनवर्ड को आप ये भी कह सकते हैं कि ये लेस हॉरिजॉन्टल हो गया है, यानी कि आप कह सकते हैं लेस डोम शेप हो गया, मोर हॉरिजॉन्टल हो गया, लेस डोम शेप मोर हॉरिजॉन्टल। अच्छा, नंबर 2 पर हमने देखना है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। ये कौन से मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल? ये मसल्स रिब्स के मसल होते हैं। रिब्स के मसल हैं, ये रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर इनकी भी कॉन्ट्रैक्शन लिखी हुई है, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड।
यानी कि जो रिब केज होता है, रिब्स होती हैं, एक तो ऊपर की तरफ जाती हैं, दूसरा फॉरवर्ड मूव करती हैं। ये दो बातें हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एक हमने बात की डायाफ्राम की और दूसरी हमने बात कर लिया इंटरकॉस्टल मसल की। इंटरकॉस्टल मसल। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है, नंबर 3। तीसरे नंबर पर देखिएगा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने पहली बात की डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड हो गया, रिब जो है वो आउटवर्ड चली गई और अपवर्ड भी गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है रिब्स का और डायाफ्राम का वो कम हो गया है। लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर देंगे। हम कह रहे हैं कि द लंग्स एक्सपेंड। कैसे एक्सपेंड हुए? क्योंकि इनके ऊपर डायाफ्राम और रिब्स का जो प्रेशर था वो कम हो गया था। व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, जाहिर सी बात है लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक और बात होगी, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एयर प्रेशर इनसाइड ऑफ द लंग्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। द प्रेशर डिक्रीज इन द लंग्स, तो हमने कहा एयर प्रेशर इनसाइड ऑफ द लंग्स ये भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो गया है, अब बाहर जो है एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एयर एंटर्स दी लंग्स फ्रॉम नोज और माउथ, यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर से नोज और माउथ के जरिए से जो एयर है हमारे लंग्स में चली जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम एक साइड पर इनहेलेशन लिख सकते हैं, यानी कि इसके 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और 4 पॉइंट फिर हमने नेक्स्ट साइड पर क्या कर लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक्सहेलेशन में हमने डिस्कस कर लेने हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जी एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। हमने क्या कहना है इसके अंदर, व्हेन यू ब्रीथ आउट, यानी कि जब आप एयर को अपने लंग से रिमूव कर रहे होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। और एक्सहेल, दीज चेंजेस अक्कर, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, उसी तरह से जो हमने ऑलरेडी चेंजेस डिस्कस की हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट प्रोसेस होगा। कैसे होता है जरा देखते हैं। नंबर फर्स्ट की जाना आते हैं तो देखें रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। हमने यहां पर क्या कहा, पहले जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमने कहा यहां पर क्या करता है, रिलैक्स करता है। ये पहला पॉइंट है। हमने ये भी कहा डायाफ्राम क्या है, ये स्केलेटल मसल होते हैं, एक सेप्टम है, एक पर्दा है, एक क्रॉस वॉल है, किसके दरमियान में, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान। दिस अलाउ द डायाफ्राम टू बिकम नॉर्मल, यानी कि वो अपनी नॉर्मल डोम शेप के अंदर वो चला जाता है, जैसे वो डोम शेप था ऐसे ही दोबारा से वो वापस चला जाता है अपनी पोजीशन के अंदर। अच्छा, अब देखते हैं जी, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो है वो लेस हॉरिजॉन्टल हो गया और हमने कहा ये स्लाइटली अपवर्ड चला गया, अपवर्ड चला गया और हमने कहा लेस हॉरिजॉन्टल भी हो गया। चलते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। अब हमने कहा पहले इंस्पिरेशन के अंदर इंटरकॉस्टल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगे ना तो रिब्स जो पहले आउटवर्ड गई थी अब वापस आ जाएंगी अपनी पोजीशन में, यानी कि आप कह सकते हैं बैकवर्ड आ गई। दिस अलाउ द रिब मूव डाउनवर्ड, एक तो बात हम करेंगे डाउनवर्ड आएंगे और इनवर्ड, इनवर्ड यानी कि इनवर्ड टूवर्ड द लंग्स बेसिकली हम देखेंगे, और जो पहले अपवर्ड गई थी अब वो डाउनवर्ड भी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंटर और नीचे से जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब दो बातें होंगी, डायाफ्राम और रिब केज ये दोनों जो है लंग्स को प्रेस कर रहे हैं, तो लंग्स को जब प्रेस किया जाएगा तो उसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा और एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ज़रा देखते हैं यहाँ पर कंप्रेशन ऑफ लंग्स, कंप्रेशन ऑफ लंग्स, द लंग्स आर कंप्रेस्ड, लंग्स यहाँ पर क्या हो गए, कंप्रेस हो गए।
जब लंग्स कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेटली एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एयर प्रेशर, जिससे क्या होगा, लास्ट पॉइंट, एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स टू द सराउंडिंग एयर। यानी कि एयर जो है वो कहाँ से कहाँ चलेगी, ये सराउंडिंग एयर में चलेगी, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर चली जाती है। देखिए इसमें हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। पहले हमने कहा डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, दूसरे हमने कहा कि रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल होगी, जिससे रिब केज और डायाफ्राम दोनों क्या करेंगे, लंग्स को प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसलिए एयर जो है वो आउटसाइड चली जाती है। तो ये हमने 4 पॉइंट मेंशन कर लिए, 4 पॉइंट इनहेलेशन के, 4 पॉइंट एक्सहेलेशन के। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस वर्कशीट का। हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है जी, कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। एयर की कंपोजिशन हमने देखनी है कि जो हमने इनहेल की है उस एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं और जो एक्सहेल कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी गैसेस हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी और एमसीक्यू के हिसाब से भी। इसमें से एमसीक्यू भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज गिवन इन द टेबल। जो हमने जिस एयर की इंस्पिरेशन की है और जिसकी एक्सपिरेशन की है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की डिस्कशन करेंगे। जो हम एयर इंस्पिरेशन करते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है, लेकिन जब जो एयर आउटसाइड जाती है उसमें क्या होता है, 16% ऑफ ऑक्सीजन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के हिसाब से भी आपने इसको देख रहे हैं। आगे चलते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये जो एयर इनहेल की जा रही है उसके पास होती है 0.04%। बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक होती है और इसकी रेंज भी है, हम मेंशन कर सकते हैं 0.03 to 0.04%। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। 4% जिसको हमने जो है एक्सहेल करना है एयर को, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कितनी है, वो 4% होती है। इसी तरह गैसेस में नाइट्रोजन, जितनी नाइट्रोजन हम इनहेल कर रहे हैं इतनी ही एक्सहेल कर रहे हैं। नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो एब्जॉर्ब किसको किया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को, और वहाँ से जिसको रिलीज किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर जब हम इनहेल करते हैं तो वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब एयर एक्सहेल होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि एयर जो है वो सैचुरेटेड होती है। अब उसके अलावा डिपेंड कर होता है इसके टेम्परेचर के हवाले से। टेम्परेचर में देखें वेरिएबल होता है जब हम इसे इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं अबाउट बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अहम है, हमने इसके ना 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। जब इस तरह से ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, आप 5 लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एयर की कंपोजिशन से रिलेटेड है। देखिएगा, इंस्पायर्ड एयर हैज 21% वाइल एक्सपायर्ड एयर हैज 16% ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हमने जिसकी इंस्पिरेशन की है उसमें 21% ऑक्सीजन है, और जो जिसकी हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसमें 16% है। तो यहाँ पर 5% जो है एयर कहाँ जाती है, आए ज़रा देखते हैं। when we inhale
the air contains 21% oxygen. As this air reaches the lungs, oxygen diffuses into the blood capillaries. ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ चली जाती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, एंड इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स में इस्तेमाल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, बेसिकली एनर्जी की कन्वर्जन होती है, प्रोडक्शन नहीं होती. यानी कि बेसिकली क्या किया जाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है. यहाँ पर इसके साथ क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और क्या बन रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है प्लस वाटर बन रहा है और प्लस एनर्जी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है. तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है किसके अंदर, हमारे सेल के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. अब यहाँ पे जो हमने कहा 5% है ना, ये यूज़ हो जाती है. अब वापस जाहिर सी बात है सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकती होती, तो 16% बच जाती है. Therefore, when we breathe out, expire, the air contains less oxygen, around 16%, because about 5% of oxygen has been absorbed by the body. अब ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसके 3 पॉइंट बना सकते हो. पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इस पॉइंट से, therefore यहाँ से. तो आप इसके पॉइंट की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, पैराग्राफ की फॉर्म में आप इसको मेंशन कर सकते हो. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा. आगे चलते हैं जी. एक हमारा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब इसको हम यूं भी मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अच्छा, पहले उसने पूछा है हमसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब जब उसने पूछना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप किसी तरीके भी आप लिख लें, आप डिफरेंस की फॉर्म में लिख लें, आप उसको 1 by 1 करके भी लिख सकते होते हो. अच्छा, हमारा ये जो चैप्टर है, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, एक ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हमने कवर किया है. यानी कि एक हमारा लेक्चर हो चुका है, एक आज है, और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट डे हमारा लेक्चर होगा, और ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसमें से MCQ भी आते हैं, हम MCQ भी डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर देखें, उसी तरह से हमने इसको डिस्कस किया है. डायाफ्राम, पहले डायाफ्राम लिखा है, फिर इंटरकॉस्टल मसल लिखे हैं, लंग्स वॉल्यूम लिखा है, लंग प्रेशर लिखा है, एयर मूवमेंट लिखा है. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के हवाले से हमने बात की यहाँ पर. तो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट मेंशन कर दिए. शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप इसी को आप क्या करेंगे, एलैबोरेट कर सकते हैं. अच्छा, इंस्पिरेशन में डायफ्राम में हमने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड चला जाता है. यहाँ पे हमने कहा रिलैक्स करता है और वापस डोम शेप में आ जाता है. इंटरकॉस्टल मसल के लिए हमने बात की, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. एक्सपिरेशन यहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं इंटरकॉस्टल मसल. इंस्पिरेशन में लंग्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपिरेशन में लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. अच्छा, उसके बाद लंग प्रेशर, इंस्पिरेशन में लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर एक्सपिरेशन में कम हो जाता है. एयर मूवमेंट, एयर मूव्स इनटू द लंग्स, यहाँ पर क्या होता है, एयर इज पुश आउटवर्ड. ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया. तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी उस पहले लॉन्ग भी आ जाएगा. जब डिफरेंस में आएगा तो हमने डिफरेंस के फॉर्म में ही इसको मेंशन करना है. जब डिस्क्राइब आएगा तो आप किसी फॉर्म में भी लिख सकते हो. आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट ब्रोंकाइटिस. अब यहाँ पर एक डिसऑर्डर हमने डिस्कस करना है, ब्रोंकाइटिस. बाकी जितने भी डिसऑर्डर हैं वो हमने इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं. ब्रोंकाइटिस क्या है, सबसे पहले देखिए हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट में हम इसकी टाइप्स लिखेंगे, और नंबर 3 पे हम इसकी कॉजेज लिख देंगे. इसका मतलब इस क्वेश्चन के क्या हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं. रूब्रिक्स के हवाले से देखेंगे, 3 रूब्रिक्स हैं, हर एक के लिए 1 नंबर हमें मिलेगा. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ एयर पैसेजवे. लाइनिंग ऑफ एयर पैसेज यानी कि ट्रेकिया हो सकता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ठीक है. तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी.
आगे हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसकी 2 हैं। एक को हम एक्यूट बोल रहे हैं और दूसरी हम कह रहे हैं क्रोनिक। एक्यूट जो है इट इज़ द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई जो होता है उसकी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होता है और थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन कोरोना के हवाले से देखेंगे इट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई, ये लंबे अरसे के लिए होती है और इतनी जल्दी से ये ख़त्म नहीं होती। ओके, इसके अलावा ज़रा देखिएगा कॉजेज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब दोनों की कॉजेज़ हमने सेपरेटली देखनी है। इट यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज, यानी जो एक्यूट है ये थोड़े दिन रहती है फिर रिकवरी हो जाती है। इज साइड इफेक्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन लाइक फ्लू। आगे चलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के हवाले से। इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन से हो सकती है, कोई भी पोल्यूटेंट हो सकता है, इसमें पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, व्हाटसएवर कोई भी एयर पोल्यूटेंट हो सकता है और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। इट लास्ट फॉर मंथ्स। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग। एक्चुअली दिस वन इज द डिफाइनिंग। डेफिनेशन हमने लिखना है ब्रीदिंग की और डिफाइन ब्रीदिंग एंड राइट अबाउट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, यानी कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखना है इसकी डेफिनेशन, ये हमारा एक पॉइंट है, और दूसरा यहाँ पे वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के 2 कंपोनेंट है, 1.5 प्लस 1.5, यानी कि इसके 2 रूब्रिक्स के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है कि जो 1.5 और 1.5 के मार्क्स के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। उसने पहला पॉइंट बता दिया आपको कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये दूसरा पॉइंट आपने डिस्कस कर लेना यहाँ पे। तीसरा है द फोर्स दैट ड्राइव्स ब्रीदिंग इज प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय एयर प्रेशर। द फोर्स दैट ड्राइव्स ब्रीदिंग इज प्रेशर, यानी कि प्रेशर है, बेसिकली एयर प्रेशर है इनसाइड ऑफ द लंग्स और आउटसाइड ऑफ द लंग्स। ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है यही एयर को इनसाइड लेके जा रहा है, इसी वजह से एयर आउटसाइड जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाए स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग। इसमें क्या है, द लंग्स देमसेल्व्स नीदर ड्रॉ इन एयर नॉर पुश आउट। अच्छा, इसमें हम ये कहते हैं कि जो लंग्स होते हैं ना, ये खुद से एक दूसरे को जो है वो एयर को ना निकाल सकते हैं ना अंदर लेके आ सकते हैं, यानी कि लंग्स का इटसेल्फ इसमें रोल नहीं होता। बेसिकली हमने कहा हमारे पास रिब्स होती हैं और डायफ्राम है जो एयर के लिए लंग्स को प्रेस कर रहे होते हैं। जब उन्होंने प्रेस किया है तो उसके अंदर मौजूद एयर बाहर चली जाती है। जब वो उसको प्रेस नहीं करते, वो वापस आ जाते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, तो एयर जो है लंग्स में चली जाती है। मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज अकम्प्लिश्ड बाय द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि किसका रोल होता है, इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है और रिब्स का रोल होता है इसमें। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब चलते हैं हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये ऑलमोस्ट हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया है। इसका आपने हमें आंसर बताना है। चलते हैं जी, पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब्स मसल। रिब्स मसल जो है इनके साथ क्या होता है, जी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, इलोंगेट करते हैं। 1 में ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपका आंसर है अल्फा। जी बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसमें रिब्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स के मसल कौन से थे, इंटरकोस्टल मसल थे, इंटरकोस्टल मसल्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स। अब पहले इंस्पिरेशन में रिब्स का पूछ रहा है, अब इंस्पिरेशन में लंग्स का पूछ रहा है। लंग्स क्या करते हैं, रिब्स के मसल क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, तो लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे या स्मॉल हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या
डिक्रीज इन साइज हो जाएंगे। इसमें आंसर है जी, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एक्सपायर्ड एयर। नाइट्रोजन की अमाउंट, हमने कहा नाइट्रोजन ना ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, ना ही वो उसका कोई फंक्शन होता है, इसलिए जितनी इसमें नाइट्रोजन गई थी हमारी बॉडी में, इसने वापस आ जाना है। तो इसमें आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, 79%, एग्जैक्टली। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th वन, इसमें हमने देखना है जी क्वेश्चन नंबर 4, वाटर वेपर इन एक्सपायर्ड एयर। ये भी हमने टेबल के अंदर डिस्कस कर लिया है कि जब हमने कहा कि हमने इंस्पिरेशन करनी है, उस वक्त क्या होते हैं, वाटर वेपर वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब एयर एक्सपायर्ड होती है तो उसमें क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो सैचुरेटेड होते हैं। इसमें भी आपका आंसर जो है एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द रिब्स मसल। अब पहले हमने इंस्पिरेशन में पूछा, अब हम कह रहे हैं एक्सपीरेशन में बताएं। एक्सपीरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इलोंगेट करेंगे। तो इसमें आपका आंसर आया है रिलैक्स करना, तो बिल्कुल ठीक है। ये भी यहाँ पर हमने लिखा ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द रिब्स मसल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये था हमारा लेक्चर 2 जो कि SL नंबर 2 और 3 पर मुश्तमिल था। इसके बाद हमारा SL नंबर नेक्स्ट होगा 4, और उसको इंशाल्लाह हमने, वो डिजीज़ है हमारी, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशन भी वहाँ पर शेयर करनी है हमारी वीडियोज़ पर, और अपने फ्रेंड से इसको शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।